मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीओ साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इमरान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड की सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। इमामों का वजीफा दो, वजीफा दो, वजीफा दो। इमामों का वजीफा दो, वजीफा दो, वजीफा दो। स्टाफ की सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। वक्फ बोर्ड पर रहम करो, रहम करो, रहम करो। सीओ साहब काम करो, काम करो, काम करो। काम नहीं तो इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इमरान इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। जब सच्चाई की बात आएगी तो सच्चाई ही दिखानी भी चाहिए और यही कोशिश लगातार मेरी रहती है। वक्फ बोर्ड के नाम पर कई टीवी में डिबेट्स होते रहते हैं। गले फाड़कर एंकर कहते हैं कि भारत में रेलवे और सेना के बाद सबसे बड़ी संपत्ति का मालिक वक्फ बोर्ड है और ये लोग हराम का नवाला खा रहे हैं। ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है ऑन रिकॉर्ड टीवी पैनलिस्ट के जरिए। बार बार ये कहा जाता है कि इतनी संपत्ति, इतना सब कुछ है, लेकिन रोना सबका लगातार जारी है। कौम रो रही है, मिल्लत के बेशुमार मसाइल हैं। कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है कि सरकार के बगैर किसी मदद के सारी समस्याओं का समाधान ये खुद कर सकते हैं। साहब, सारी समस्याओं का समाधान क्या करेंगे जब उसमें काम करने वाले स्टाफ ही समस्याग्रस्त हो गए हैं। ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी कई मामले आए कि तनख्वाह नहीं मिल रहा, 5 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, 1 साल नहीं। अब फिर वही मसला, अइम्मा का तनख्वाह भी लटका है, स्टाफ का तनख्वाह भी लटका है और वक्फ बोर्ड में इंतशार भी है, मेंबरों में मनमुटाव भी है। चेयरमैन साहब के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मेहमान खाने से वापस आए हैं। वक्तन फवक्तन पुलिस उनके गलियों में अक्सर टहलती भी नजर आती है। लेकिन मसला सिर्फ चेयरमैन साहब का नहीं है, कौम की अमानत है वक्फ बोर्ड की जमीन, तो मिली तंजीमों का भी फर्ज है कि वो भी मैदान में आए। सवा जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस और पर्सनल लॉ बोर्ड, मशावरत, मिली काउंसिल, ना जाने कितनी तंजीमें हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के नाम पर सन्नाटा है। कहीं कुछ गड़बड़ झाला तो नहीं है? क्यों सन्नाटा है? क्या वक्फ बोर्ड से कुछ संपत्ति लेकर ये लोग भी बैठे हैं क्या, या कुछ फिराक में लगे हैं क्या? बिल्कुल साफ गोई से और मिल्लत के नौजवानों को आगे आकर इस पर बात करनी भी पड़ेगी। क्यों चुप्पी साधे रहते हैं साहब? इतना बड़ा मसला है, लूट हो रहा है, वक्फ संपत्ति लूटी जा रही है, लोग कब्जा करके बरसों से बैठे हैं। 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया किराया साहब। अब मैं मकान ढूंढने जाऊं तो 10,000, 20,000, और आप 200 में, 400 में चांदनी चौक जैसी जगहों पर, कनाट पैलेस जैसी जगहों पर, पुरानी दिल्ली जैसी जगहों पर, ओखला जैसी जगहों पर कब्जा जमाए अगर बैठे हैं तो कौन है जिनकी सरपरस्ती में आप बैठे हैं? क्यों चुप्पी है, क्यों सन्नाटा है? यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और मुद्दा तो ये भी है कि आखिर वक्फ बोर्ड में कब तक चलता रहेगा ये मामला? इस मामले को कौन रोकेगा? कौन हस्तक्षेप करेगा, इंटरफेयर करेगा? अगर इसी तरह सब लोग चुप रहे और वक्फ बोर्ड को अपने हाल पर छोड़ दिया तो सरकार उंगलियों के इशारे पर सबको नचाएगी और हमारे लोग जो काम कर रहे हैं वो नाचते रहेंगे और फिर पैदा होंगे दलाल। चूंकि जब सत्ता का वर्चस्व उस पर होगा तो फिर दलाल पैदा होंगे और वो सत्ता के इर्द गिर्द घूमेंगे और दलाली खाएंगे। यही अब तक हुआ साहब। अगर दलाली से मुक्त करना चाहते हैं वक्फ बोर्ड को तो लोगों को आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी अमानत है, किसी के बाप की चीज नहीं है। ये पूरे मिल्लत का जो है एक सरमाया है। कहा जाता है कि अगर इसको समेट लिया जाएगा तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैं बात कराता हूं यहाँ के लोग जो आज धरना प्रदर्शन, आज पहले दिन नहीं बैठे हैं, कई दिनों तक मैं सुन रहा था लेकिन वक्त मुझे भी नहीं मिल पा रहा था। आज अचानक खबर मिली तो मैं दौड़ा हुआ आया हूं। मैं सीधे बात कराता हूं, क्या मसाइल हैं, क्यों परेशानी आ रही है, क्यों तनख्वाह नहीं मिल रहा, ये सारी बातें वक्फ के स्टाफ के जुबानी। आज आप लोग सचिवालय में आए हैं रेवेन्यू मिनिस्टर को मेमोरेंडम देने, मामला पूरा है क्या? वक्फ बोर्ड का मामला सिर्फ ये है कि पिछले 1 साल से कोई बोर्ड मीटिंग नहीं और वक्फ बोर्ड का जितना भी काम है, जितनी भी डिसीजन है वो बोर्ड मीटिंग से ही होती है। सीओ का काम होता है कि बोर्ड मीटिंग को कन्वीन कराए। बोर्ड मीटिंग अभी तक कन्वीन नहीं हुई, सीओ ने एक बार भी मीटिंग कॉल नहीं करी। वजह तो वही बता सकते हैं कि वो मीटिंग क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जैसे आप लोग पहले करते रहे वैसे आप करिए, चेयरमैन साहब करेंगे, बोर्ड मीटिंग को कन्वीन करेंगे। अब चेयरमैन साहब का क्योंकि उनके ऊपर एक केस हो गया और वो 11 दिन जो है वो कस्टडी में भी रहे। उनको जो बेल मिली उसको उन्होंने इस तरह से इंटरप्रेट किया कि भाई वो बोर्ड मीटिंग नहीं करवा सकते। हालांकि अब हमारे कहने पे उन्होंने सारे जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं सबको जहाँ से चिट्ठी जा चुकी है
कि वो लोग आए, वो बोर्ड मीटिंग करें। जब तक कि वो लोग बोर्ड मीटिंग नहीं करेंगे कोई भी फैसला नहीं होगा। नहीं, हमारी सैलरी वक्फ बोर्ड का एक रूल तो होगा। मान लीजिए चेयरमैन कभी ऐसे भी होते हैं, पद मुक्त भी हो जाते हैं, जगह खाली भी होती है, तो क्या बोर्ड का काम रुक जाएगा क्या? देखिए, काम तो नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद कोई एक्टिव चेयरमैन बन सकता है। इस मीटिंग को भी कन्वीन करने के लिए कोई और चेयरमैन बन सकता है, लेकिन ये लोग कोई हल नहीं निकाल रहे। इन लोगों ने एक जिद बांधी हुई है कि ये लोग बोर्ड में नहीं आएंगे, और इनका रीजन यही जाने। हमें अब तक ये रीजन भी नहीं मालूम कि ये लोग क्यों नहीं आ रहे। तो ना ही इन्होंने आगे हमें एड्रेस किया, इन्होंने एड्रेस ही नहीं किया। इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। इनको यहाँ आना चाहिए। हम लोगों को अगर वो बोर्ड में ये भी फैसला कर लेते हैं कि हम वो लोग सैलरी रिलीज नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट ये तो उनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, इनका काम है। ये आगे एटलीस्ट ये इन पदों पे बैठे हुए हैं, बहुत जिम्मेदार पद है, ये अपना काम तो पूरा करें। क्या वक्फ बोर्ड में कोई नोटिस वगैरह कुछ लगाया गया क्या वक्फ बोर्ड के स्टाफ की तरफ से? आखिर क्या मतलब मजबूरी इनकी क्या है? कौन रहा है इनको इन सब काम को करने से? इनकी खुद की लालच रोक रही होगी, या कोई और होगा जो ये सब ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। कोई हो सकता है ऊंचे पद पे बैठा हुआ हो। मेंबरों की तो नियुक्ति ही इसीलिए होती है कि भाई वो वक्फ बोर्ड के काम को बेहतर ढंग से अंजाम देने में मदद करें। बिल्कुल सही बात। तो वही अगर रुकावट बन रहा है, यही समझते थे कि बोर्ड मेंबर्स का काम है कि बोर्ड को ठीक तरह से चलाया जाए। जितने भी यहाँ पे डिसीजंस हो बोर्ड मेंबर्स लें, क्योंकि वो जब बोर्ड मेंबर्स को लेंगे वो रूल बनता है, वो रूल को फॉलो करेंगे, एक्ट को फॉलो करेंगे। नहीं तो एक मेंबर गलत हो सकते हैं, तो ये पूरी टीम कैसे अचानक इस तरह की हरकत करने लगी? देखिए, इस वक्त अमानतुल्लाह तैयार हैं, रजिया बेगम वो भी तैयार है, बाकी जो है वो नहीं आ रहे। उनके रीजंस वो खुद जाने। देखिए, परवेज हाशमी का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। परवेज हाशमी पिछले 4 साल से नहीं आए, लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए अमानतुल्लाह के अगेंस्ट। पहले आप एक बोर्ड मीटिंग तो अटेंड करो, एक बोर्ड में तो आप एक बार भी नहीं आए। ऐसे लोगों को बोर्ड मेंबर क्यों बनाया जाता है जो अटेंड ही नहीं करते? तो ये कौन बनाता है? दिल्ली सरकार बनाती है। कुछ तो इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। तो इसी तरह के तो लोग लेके आते हैं कि भाई ये स्ट्रेटेजिकली बोर्ड को खत्म करने की पूरी तैयारी हो रही है। नहीं, चौधरी शरीफ साहब को किसने नियुक्त किया है? पार्टी ने, या नॉमिनेट है वो, या इलेक्टेड है? ये नॉमिनेटेड है पार्टी की दिल्ली सरकार की तरफ से। तो क्यों ना कहा जाए कि दिल्ली सरकार भी इनडायरेक्टली वक्फ बोर्ड को डैमेज कर रही है? हम इनडायरेक्टली नहीं, हम तो डायरेक्टली कर रहे हैं। दिल्ली सरकार डैमेज कर रही है, कैलाश गहलोत कर रहा है, ये डिविजनल कमिश्नर कर रहा है, ये AAO और CO कर रहे हैं। तो ये क्या कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार का जो नारा है सेकुलरिज्म का, ये जो लिबादा ओढ़े हुए हैं, ये भी एक दिखावा है सिर्फ? ये छलावा है, और ये मुखौटा उतर गया है इनके मुंह से, लेकिन ये अभी भी होश में नहीं आ रही है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को मतलब बर्बाद करने में केंद्र और राज्य दोनों की मिली भगत आपको लग रही है? बिल्कुल मिली भगत है इनकी। ये LG की भी मिली भगत है, ये मनीष सिसोदिया हुआ, या केजरीवाल हुआ, या ये गहलोत हुआ, इन सब की मिली भगत है। क्या हल, इसका हल कैसे होगा? आपसे एक सवाल। अगर हल होता हमारे पास तो हम लोग अक्रॉस द टेबल हम लोग बैठ के इसका कोई हल ढूंढ लेते। हमें इसका हल कोई नहीं नजर आया, इस वजह से तो आज हम वक्फ की संपत्ति तो कौम की अमानत है। बिल्कुल। तो जो तंजीमें हमारी हैं, जो मिली तंजीमें हैं, उनका क्या इस पर रवैया? सब खामोश बैठे हुए हैं, सारे खामोश हैं। अभी तक हमारी सपोर्ट में कोई भी नहीं आया। किसी ने आके ये नहीं पूछा कि तुम इतनी सर्दी में तुम लोग यहाँ पे बैठे हो। पिछले 15 दिन से हम लोग बाहर बैठे हैं, और 8 तारीख से हम लोगों ने पेन डाउन स्ट्राइक करी थी। और ये जो स्ट्राइक है, इससे हम लोगों को भी ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि इससे जो एनक्रोचर्स हैं वो लोग और ज्यादा ब्रेव हो जाएंगे। टूल डाउन, पेन डाउन, ये तो हल नहीं है, इसमें तो पेट डाउन हो जाएगा। जो स्टाफ है उनका तो फिर पेट डाउन हो जाएगा। ये हल मैं ये जानना चाहता हूँ, आवाम भी जानना चाहती है। पेट डाउन का क्या मतलब होता है? पेट मतलब पेट से जुड़ा हुआ मसला। जब तनख्वाह नहीं मिलेगा, जब कोई काम नहीं होगा, तो फिर कैसे लोग काम कर पाएंगे? कैसे लोग प्रोटेस्ट भी ना कर पाएंगे जब पैसा नहीं रहेगा? तो देखिए, ऐसा है, अगर कोई जेन्युइन मसला होता है तो वक्फ बोर्ड में के इतिहास में पिछले साल ही आप देख लीजिए, जब कोविड सिचुएशन थी, 11 महीने इनको सैलरी नहीं मिली। जब ये लोग वापस आए तो फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए 2 महीने की इन्होंने अपनी सैलरी भी छोड़ दी, और फिर भी इन्होंने काम किया, और अभी तक ये लोग काम कर रहे थे। आज भी मैं इनसे बोलूंगा तो ये काम करेंगे, करते हैं, क्योंकि इनके अंदर दर्द है वो वक्फ का। अगर मैं इनको बोलूंगा ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप लोग वहाँ चले जाओ या नोटिस लगा दो, तो ये जाते हैं, मार भी खाते हैं, थ्रेट्स भी इनको मिलती है। इनको किसी तरह की कोई संरक्षण नहीं है। ये these people are high and dry, they are on their own, there is nobody who can look after them, they have to look after themselves. There have been instances that they have been beaten up, there is an FIR against them, and these are contractual staff. They are in the permanent nahi, they are in the forefront. Permanent guys, they have been working in the Delhi Waqf Board office for a very long time. Now they are orchestrating everything. वो लोग ऑर्डर्स देते हैं, तो ये लोग उसको सैलरी कितनी होती है? इस तरह के स्टाफ जो जाते भी हैं, 18,000 से लेके मैक्सिमम 35,000। और ये सैलरी जो है इतनी है कि आप जो है सिर्फ हाई एंड ड्राई रहेंगे, मतलब हैंड टू माउथ ही रहने वाले हैं। इससे ज्यादा आपको टोटल दिल्ली वक्फ बोर्ड में कितने स्टाफ है जी? टोटल दिल्ली वक्फ बोर्ड में कितने स्टाफ? टोटल 128 स्टाफ। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है? कहाँ परेशानी कहाँ आ रही है? देखिए, ऐसा है, वक्फ की जो इनकम है 2 तरीके से है। एक तो GIA है, ग्रांट इन एड,
जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से होती है। ये भी इसका भी जो बजट है, ये काम सीओ का है कि वो बजट बना के बाय नवंबर ये बोर्ड मेंबर्स के सामने इसको पेश करे और बोर्ड मेंबर्स को बाय द एंड ऑफ जैन इनको स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है, तब वो ग्रांट रिलीज होती है। तो ये काम नहीं हुआ। दूसरी वक्फ की खुद की इनकम है जो कि रेंटल इनकम है, वो इनकम से इन लोगों की सैलरी मिलती है जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है। जो परमानेंट स्टाफ है उसकी सैलरी जीआईए से आती अब है। आखिरी सवाल करूंगा, इसके बाद नहीं करूंगा। कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें हैं, संपत्ति है, जी फिर ग्रांट की जरूरत कहाँ पड़ रही है? देखिए ऐसा है, हमारी जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू हम कब्रिस्तान से तो जनरेट कर नहीं सकते क्योंकि वो हम किराए पे नहीं दे सकते। बहुत सारे ऐसे कब्रिस्तान, ऐसी ज़मीनें हैं जो कि खाली पड़ी हुई हैं जहाँ पे इतनी मुस्लिम आबादी नहीं है या वहाँ की आबादी वहाँ पे दफन नहीं करने देती है, उसके बावजूद भी हम उस ज़मीन का कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। अब रेंटल प्रॉपर्टीज़ पे अगर आप आए तो 2000 या 2500 के करीब हमारी रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं। उस प्रॉपर्टीज़ में से अब क्योंकि नया एक्ट आ गया 2014 का, वो एक्ट हमें जो प्रॉपर्टी लीज रूल 2014 है उसको लागू करना है, तो हम पुराना किराया नहीं दे सकते, ले नहीं सकते। तो जितने भी हमारे किराएदार हैं वो एनक्रोचर्स बन गए क्योंकि वो उस एक्ट को लागू नहीं होने दे रहे। हम उनसे किराया नहीं ले सकते जो हमें एक्चुअली जो बढ़ा हुआ किराया दे रहा है। कुल मिलाकर फाइनली मिसमैनेजमेंट है। सिर्फ 300 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहाँ से हमें किराया आ रहा है। 300 अप टू 350, इससे ज्यादा हमारे पास प्रॉपर्टीज नहीं जिससे किराया आता है। यानी वक्फ बोर्ड सरकार के रहमो करम पर इसका मतलब है, अगर ग्रांट नहीं मिलेगा तो मामला रुक जाएगा। देखिए ऐसा है, जितने भी एनक्रोचर्स हैं ये लोग कानून के दायरे में आते हैं और कानून ये कहता है कि जो सीओ की जो काम है वो अंडर सेक्शन 54 उनके ऊपर इविक्शन की प्रोसीडिंग चलाए ताकि उनसे खाली कराया जा सके। हाई कोर्ट से ऑर्डर निकले, एसडीएम उसको खाली करा के हमारे सपोर्ट करे। मैक्सिमम कितना साल इस प्रोसेस में लगेगा? देखिए अगर ये लोग काम करेंगे तभी भी मेरे ख्याल में 5 साल तो अभी भी लग जाएंगे अगर हम सारी प्रॉपर्टीज को किराए पे एज पर एक्ट के हिसाब से अगर हम उनको किराए पे उठाएं तो। अगर मतलब वो जो एक्ट है वो प्रभावी हो गया, कोर्ट से हरी झंडी मिल गई, एक्ट- तो क्या जो रेवेन्यू है वो कितना बढ़ सकता है? सरकार की इससे मोहताजी खत्म हो सकती है? वक्फ बोर्ड की? देखिए जब हम अमानतुल्लाह आए थे यहाँ पे तब रेवेन्यू सिर्फ कुछ लाखों में था, दो फिगर में भी नहीं था। आज की तारीख में हम लोग सिर्फ किराए पे 40 लाख रुपए हम वहाँ से उठा रहे हैं। ये पैसा इनफ है कि हम सबकी सैलरी देके और गरीबों की भी मदद कर सकते हैं। मतलब आपके कहने का ये है कि अमानतुल्लाह खान ने काम अच्छा शुरू किया काम था, उन्होंने बहुत अच्छा किया और इसी वजह से साजिश के शिकार भी इसी वजह से हुए। इसी वजह से हुए क्योंकि वो काम कर रहे थे। क्योंकि जब तक काम नहीं हो रहा था वक्फ बोर्ड में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। जब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो हमारे ऊपर इल्जाम लगने लगे कि हम लोग लैंड जिहाद चला रहे हैं, हम लोग लोगों को परेशान कर रहे हैं, हम इलीगल काम कर रहे हैं, हम सील लगा रहे हैं। तो ये एक ट्रॉमा है जिसके थ्रू हम लोग